नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार के लिए आज का दिन आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से पोल पट्टी खोलने वाला दिन है। किस तरीके से बीते कई दिनों से बिहार में लगातार एक ही खबर सुनने को मिल रही है। अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिलों से लगातार बिहार में पुल धराम हो रहे हैं, टूट कर गिर रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है, जिम्मेदार कौन है, इस पर तो सवाल पूछे ही जाएंगे। आज बिहार में छपरा और सिवान की ये घटना सामने आई है। विस्तार से चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम सह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आज अयोध्या जाकर सरयू नदी में डुबकी लगाई और नीतीश कुमार को हटाने का जो संकल्प लिया था उसे खत्म करते हुए अपनी पगड़ी उतार दी है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन संसद का आज आखिरी दिन था सत्र का। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष को जवाब दिया, लेकिन जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय झा, उनकी जो भाषण है वो अब काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर सुनी जा रही है। आखिरकार 2005 का कौन सा जिक्र किया, कैसे विपक्ष को घेरा है, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन देखिए, बिहार में रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव जरूर हो रहा है, लेकिन इसके अलावा 4 अन्य सीटों पर भी विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। उसमें एक सीट तरारी की है और उसको लेकर भी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविरंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहले तो चर्चा बिहार में जिस तरीके से लगातार पुल गिर रहे हैं, बीते 15 दिनों में कई घटनाएं ऐसी हो गई, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। कैसे देख रहे हैं लगातार आखिरकार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? 15 दिन में 6 पुल गिर गए बिहार में। शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई, कोई बड़ी क्षति नहीं हुई, मगर सरकार के करोड़ों रुपए पानी में बह गए। तो इसकी देखिए 3 वजह है। एक वजह तो है कि घटिया कंस्ट्रक्शन, जिसमें अधिकारी माल खा रहे हैं, सीमेंट के जगह पर और बालू भरा जा रहा है। जो उसके छड़ की जो मोटाई होनी चाहिए वो पतले लगाए जा रहे हैं, यानी घटिया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और दूसरी वजह है उस पर ओवरलोडिंग। हर पुल की वहन करने की एक क्षमता होती है, या सड़क की भी। अगर उस पर उस लोड से ज़्यादा वजन का आप गाड़ी चलाएंगे तो उस समय से पहले वो टूटना तय है। तो बिहार में न सिर्फ बसें बल्कि ट्रकें भी ओवरलोडेड चल रहे हैं। और ख़ास करके ये जब से बालू माफिया सक्रिय हुआ है तब से बालू से भरी गाड़ियां धड़ाधड़ दौड़ रही हैं सड़क पे। उससे सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रहा है और पुल पुलिया भी ढह रहे हैं। और तीसरी जो वजह है वो है ये बालू माफिया का ही कारनामा है कि वो बालू की खुदाई कर रहे हैं। जो पिलर है पुल का, वहाँ पुल के पिलर के पास से भी बालू निकाला जा रहा है, जिससे वो कमज़ोर हो रहा है और गिर रहा है। यहाँ दिन दहाड़े जो जेपी सेतु बना हुआ है पटना और हाजीपुर के बीच में, उसमें दिन दहाड़े पिलर के पास से बालू निकालते हुए माने दर्जनों बार अखबारों में तस्वीर छपी है कि बड़ी बड़ी नौकाएं लेकर के और जा रहे हैं वहाँ मजदूर, उसमें से बालू निकाल रहे हैं। कोई रोक टोक करने वाला, देखने वाला नहीं। जब अखबार में फ़ोटो छपती है तो पुलिस कुछ दिनों के लिए सक्रिय होती है, फिर सब दोस्ताना माहौल में सब काम चलने लगता है। तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये बिहार पुलिस, भ्रष्ट नौकरशाह और बालू माफिया, ये तीनों जो हैं इनके बीच ये करार है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो जब तक ये दोस्ती टूटेगी नहीं तब तक पुल ऐसे ही धड़ाम होते रहेंगे। और बिहार सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी कह रहे थे कि देखिए कि जब पानी बढ़ेगा गंगा जी में तो जो मेरिन ड्राइव बना है ये भी बह जाएगा। उसमें भी बहुत घटिया तरीके से निर्माण हुआ है उसका। पीठ थपथपा रही अपना, उसके लिए पीठ थपथपा रही है। एक दिन जनता के आक्रोश में सरकार भी बह जाएगी। ऐसे अभी पुल बह रहे हैं, अभी भी नहीं चेतेगी तो सरकार को जनता बहवा देगी एक दिन। बड़े बड़े तुरम खा आते हैं और चुनाव हार के चले जाते हैं। तो बिहार में बेशक निर्माण खूब हो रहा है,
सड़क पुल पुलिया ये सब बन रहे हैं, ग्रामीण सड़कें भी बन रही हैं, मगर गुणवत्ता की जांच कहाँ हो रही है। पटना शहर में मोहल्ले की जितनी सड़कें हैं आप देख लीजिए कि कैसे लूट हो रही है वहाँ। मंत्री यहीं बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी यहाँ बैठते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ बैठते हैं, मगर कोई थोड़ा सा कष्ट नहीं करता है कि जाके उधर मोहल्लों के अंदर घूम लें। और वो नगर निगम की ज़्यादातर सड़कें होती हैं और वो 50% कमीशन उसमें खाया जा रहा है। 50% MP MLA के फंड में तो 60% 70% तक काम होता है, 30% कमीशन खोरी होती है। मगर ये जो वार्ड पार्षदों के द्वारा निर्माण हो रहा है मोहल्ले में सड़कों का, नाले नालियों का, उसमें 50-50 का बटा हुआ है शेयर। तो अब 50% में कितना काम होगा वह सोचा जा सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई गोपनीय रहस्य मैं बता रहा हूँ, ये सबको मालूम है, मगर सब आंख मूंदे हुए हैं क्योंकि लाभान्वित हैं सब, कहीं ना कहीं किसी न तरह राजनीतिक दलों का संरक्षण है ऐसे लुटेरों को। और वो पार्टियों के सदस्य हैं। आरा में RK सिंह हार गए चुनाव, तो उसकी एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो MP फंड से जो काम होता है, तो आमतौर पर MP जो होते हैं वो नॉमिनेट कर देते हैं ठेकेदारों को जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, और वो काम कराते हैं, आधा अधूरा काम, पूरा पैसा पा गए। मगर RK सिंह ने क्या किया कि वो MP फंड के काम का भी उन्होंने टेंडर करवा दिया कि टेंडर निकलेगा वो भरिए और उसमें पास होइए। तो इसलिए सारे उनके पार्टी के जो ठेकेदार थे वो नाराज हो गए कि आप हमारे पेट पर लात मार रहे हैं। तो RK सिंह ने उनके पेट पर लात मारा और उन नाराज ठेकेदारों ने इनके कुर्सी पर लात मार दिया। तो ये बिहार में हो रहा है कि कोई ईमानदारी से काम करना चाहेगा तो उसको लोग भी हरा देते हैं, पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल, पक्ष विपक्ष पर हमला कर रहा है, विपक्ष पक्ष पर सवाल उठा रहा है। पुल कुछ बन रहे हैं तो बनते में गिर जा रहे हैं, कुछ पुराने हो गए इसलिए गिर रहे हैं, ना मरम्मत हो रही है ना उसको सुधारने की कोशिश हो रही है। देखिए, पुल पुराने हो गए इसलिए गिर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। पिछली सरकार में तेजस्वी यादव पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे और उन्हीं के शासनकाल में 1700 करोड़ रुपए की योजना वाली पुल जो है नदी में गिर गई थी। और उस पर ये करेंगे वो करेंगे, मैंने 30 मार खां की तरह वो जो बयान देना रहता है बयानवीर वो करते हैं, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी के शासनकाल में ये मैंने एक दूसरे पर दोषारोपण वो चलता रहता है। वो कहेंगे कि इन्होंने बनवाया, वो कहेंगे इन्होंने बनाया। 10 साल पुरानी छपरा वाली जो आज पुल गिरी है वो 10 साल पुरानी है। 10 साल में पुल गिर जाएगा, माने ये क्या आप काम कर रहे हैं और किस तरह का कर रहे हैं। ये आप देखिए, 2 पुल गिर गए। हाँ, तो एक सिवान में, एक छपरा में। हाँ, एक ही गंडक नदी के नहर पर जो अभी इसके पहले जो पुल गिरा था वो भी 30 साल पुराना है। तो 100 साल पुराना कोइलवर पुल के पास जो अंग्रेजों ने बनाया वो तो नहीं गिर रहा है। और वहाँ तो बालू की कटाई भी, खुदाई भी हो रही है जबरदस्ती। नया पुल जो कोइलवर में बना है उस पर हजारों टन वाले ट्रक, माने 24 घंटा उस पर ट्रक खड़े रहते हैं। और पुल निर्माण विभाग ने इसकी सूचना सरकार को दी है कि ये ट्रक जो बालू वाले खड़े रहते हैं उससे पुल कमज़ोर हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 200 फीट, कम से कम 200 फीट, मैंने 200 मीटर वो होना चाहिए पिलर की गहराई, जो 60 से 70 मीटर ये ठेकेदार जो है वो करते हैं। और 60-70 मीटर की पिलर पर वो पुल बन जा रहा है और इसीलिए सारे पुल जो है ध्वस्त हो रहे हैं। दूसरा, नदियों के प्रवाह को या नहर में पानी के प्रवाह को मोड़ने के लिए या तोड़ने के लिए जगह जगह पर स्पर बनते हैं। ये स्पर बनता है तटबंधों पर ज़्यादातर, लेकिन पुलों को जहाँ पर निर्माण हो रहा है वहाँ पर भी स्पर बनाया जाता है कि जहाँ नदी का प्रवाह जो है उसके पिलर को ध्वस्त न करे। स्पर कहीं नहीं बने, आप देख सकते हैं किसी भी पुल के नीचे कोई स्पर नहीं बना है, कोई तरीका, कोई सिस्टम नहीं है। एक दूसरा गुणवत्तापूर्ण काम हो रहा है। ये नीतीश कुमार लगातार 2005 में तो उन्होंने कानून व्यवस्था की बात कही थी, 2010 में उन्होंने ये कहना शुरू किया था कि जो विकास के काम हो रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण काम हो रहे हैं, इस पर उनका वो है। लेकिन नीतीश कुमार जी अपनी बहन के घर के पास जाके पटना में देख लें
कि किस तरह का गुणवत्ता का काम हो रहा है। वो वहाँ पर माने साल में कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कोई मोटरसाइकिल वाला नहीं गिर गया, चाहे कोई रिक्शा वाला उलट नहीं गया, और वहाँ गड्ढा है उनकी, जहाँ उनकी अपनी वाहन रहती हैं वहीं पर। तो पटना शहर राजधानी की गलियों में गुणवत्तापूर्ण काम जो नीतीश कुमार कर रहे हैं उसको देखा जा सकता है। यही गुणवत्तापूर्ण काम मुख्यमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री पुल पुलिया योजना, उन सब में यही हो रहा है। और सबसे बड़ा सरकार माने जिम्मेदारी सीधे सीधे सरकार की। कभी सरकार में राजद हिस्सेदार रही, कभी बीजेपी हिस्सेदार रही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे। बिल्कुल, हम यही कर रहे हैं ना कि गुणवत्तापूर्ण काम का जो दावा ये कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, इसके दोषी सीधे सीधे नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने कोई गुणवत्तापूर्ण काम करने के लिए ना कोई योजना बनाई, ना कुछ बनाया। पथ निर्माण विभाग के एक अधिकारी को मैंने हम प्रत्यय अमृत जब बने, ये चर्चा पूरे सब लोगों को मालूम है कि पथ निर्माण विभाग को पटना के पार्कों को बनाने का ठेका दे दिया गया, और जो पार्क 20 से 25 लाख में बनने चाहिए उनका टेंडर निकला करोड़ का, है ना। जो एस्टीमेट घोटाला इस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ है, उसकी अगर जांच कर दिया जाए तो नीतीश कुमार को जेल जाना पड़ जाएगा। माने ये स्थिति है कि एस्टीमेट घोटाला जो हुआ, पार्कों के निर्माण में करोड़ करोड़ रुपए का खेल हुआ। अब छोटा सा पार्क वो कृष्णा नगर 2 करोड़ का ठेका निकला, काम हुआ 20 लाख का। मैंने ये टेंडर का मैंने एस्टीमेट घोटाला है। एस्टीमेट बनाते हैं, जैसा कि बागी जी कह रहे थे कि 40% नहीं है, ये 40% का काम होता है, 60% लोग खाते हैं। ये सब सड़क का निर्माण हो, पार्क का निर्माण हो, पुल का निर्माण हो, यही होता है। और इसकी जांच लालू प्रसाद यादव ने एक बार ये बात कही थी कि सर्किल अफसर, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर और जो इंजीनियर पटना में जिस तरह से फ्लैट खरीद रहे हैं, फ्लैट 1-1 करोड़ रुपए का पटना में हो गया, और आप जांच करा दीजिए तो सारे सर्किल अफसर और ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर और इंजीनियर पकड़े जाएंगे। तो ये सवाल है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंख मूंद के अपना केवल, आजकल तो वो तरह तरह की गतिविधि भी करते हैं, लेकिन वो केवल गुणवत्तापूर्ण करेंगे, जीरो टॉलरेंस होगा, ये मार देंगे वो मार देंगे, बस यही काम है उनका। जिम्मेदार नीतीश कुमार को माना जाए इस मामले में? इसमें संदेह कहाँ है। सरकार का जो मुखिया होता है, अच्छा काम या बुरा काम, सारी जवाबदेही उसकी होती है। और अगर वो जवाबदेही लेते, अगर वो सतर्क रहते, जिस तरह से वो लगातार रिव्यू करते हैं, रोज़ मीटिंग करते हैं, मगर इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है कि एक सप्ताह में 6 पुल गिर गए बिहार में। तो ये तो माने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड एक बन जाएगा विश्व स्तर का कि एक सप्ताह में एक प्रदेश में 6 पुल गिर गए। अभी काउंटिंग जारी है। काउंटिंग जारी, अभी ये सिलसिला कब रुकेगा, कहाँ रुकेगा, ये कोई नहीं जानता है। तो ये कह रहे थे कि इसके पीछे लगता है कि कोई मकसद है। अब देखिए, नेताओं का काम होता है कि जब कुछ गड़बड़ ज़्यादा हो रहा हो तो उसको डाइवर्ट कर दो, मुद्दे को डाइवर्ट कर दो। तो जीतन राम मांझी जी अभी सीनियर लीडर हैं, नए मंत्री बने हैं, तो मुख्यमंत्री को बचाने के लिए उन्होंने ये बयान दे दिया कि और ये तो और शर्मनाक बयान है कि साजिश है। आप सत्ता में रह करके कह रहे हैं कि साजिश है। साजिशकर्ता को पकड़ के सामने लाइए और तब कहिए कि इसने साजिश रची और फलाना पुल गिराया है। अब ये आप कह किसको रहे हैं? ये बयान देने का काम तो विपक्ष का है। तो विपक्ष तो चुप्पी साधे पड़ा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा है, और आप ही बचाव में आ रहे हैं, आप ही दोषी हैं और खुद बचाव में भी बयान दे रहे हैं। तो ये बिहार जो है उसका हस्त्र है कि किस प्रकार से लगातार यहाँ पर पुल पुलिये गिरते जा रहे हैं, और काउंटिंग जारी है। आज 2 गिरे हैं, कल परसों, और फिर आगे क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन देखिए, सम्राट चौधरी जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो उन्होंने सर पर मुरेठा बांधा और कहा कि नीतीश कुमार को जब कुर्सी से उतारेंगे तभी ये मुरेठा उतारेंगे। लेकिन आज सरयू नदी में डुबकी लगाया अयोध्या में, और राम जी के चरणों में अपना मुरेठा उतार कर रख दिया। कुर्सी पर अभी भी नीतीश कुमार काबिज हैं। नीतीश कुमार की चाल जो रहती है उसको बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते हैं। सम्राट चौधरी शुरुआत में उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है
कि नीतीश कुमार को हम उखाड़ फेंकेंगे। पार्टी ने उनको उस हिसाब से बहुत सम्मान दिया, उन्होंने मुरेठा बांध लिया कि इनको उखाड़ कर ही फेंकेंगे। उनकी पार्टी को भी ये लगने लगा था कि सम्राट चौधरी बड़ा कमाल करेंगे, नीतीश कुमार को उनकी हद तक ले जाएंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। नीतीश कुमार फिर उन्हीं की पार्टी में आके और मुँह छाँट रहे हैं, और सम्राट चौधरी को अपनी पगड़ी उतारनी पड़ी, माथा मुड़वाना पड़ा, सरयू नदी में डुबकी लगानी पड़ी, और भगवान के सामने जाके वो माफ़ी मांग रहे हैं। माफी मांगा कि जोश में बोल गए। हाँ, जो उसमें बोल गए थे, अब माफ़ करिए हुजूर। तो ये सवाल है कि सम्राट चौधरी उतावलेपन में, बड़बोलेपन में, वो यही सम्राट चौधरी हैं कह रहे थे कि बिहार में क्रिमिनल्स को जाके पिंडदान करवा देंगे, गया में पिंडदान करा देंगे। ये क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, और फिर बोल के फिर पलट जाएंगे। ये पलटी मार तो माने नीतीश कुमार को पलटू राम लोग कहते हैं, लेकिन ये तमाम नेता जो हैं वो पलटी मारने वाले हैं, अपने बयानों से पलटी मार जाना, और उसमें इन लोगों को कोई शर्म भी नहीं आती है। वो अपना रोज़ कुछ कुछ कहते हैं, रोज़ पलट जाते हैं। तो ये उनका जो आज जो हुआ, ये अच्छी बात है कि भगवान के शरण में गए, उन्होंने सरजू में स्नान किया, डुबकी लगाए, माथा मुड़ा के अब आ रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार का गुणगान करेंगे, जो कह रहे थे करना ही पड़ेगा उनको। ये इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कुर्सी से उतारने की बात की, अपने बचाव में कह रहे हैं कि देखिए महागठबंधन की सरकार को हमने हटा दिया और भ्रष्टाचारी सरकार हट गई, फिर से एनडीए की सरकार बन गई, इसलिए अब हमने अपनी पगड़ी उतार दी। जो लॉजिक दे रहे हैं कितना सही है? देखिए, वो इसमें फंस गए। उनकी माताजी का देहांत हुआ था, तो उस समय परंपरा के अनुसार अपना बाल छिलवाया उन्होंने, और बाल छिलवाया तो आमतौर पर लोग टोपी या कुछ गमछा उमछा बांध लेते हैं माथे पर, तो इन्होंने पगड़ी बांध ली। पगड़ी बांध ली तो कुछ दिन में जब बाल आने लगते हैं तो लोग उतार देते हैं टोपी, मगर इन्होंने उतारी नहीं, पहने रहे। तो पहने रहे तो पत्रकारों ने पूछा कि पगड़ी कब उतारिएगा, तो उन्होंने हंसी हंसी में कह दिया कि जब ये सरकार को हम हटाएंगे तब पगड़ी उतारेंगे। अब वही उनके गले की फांस बन गई। और उस समय महागठबंधन की सरकार थी, तो कुछ दिनों के बाद नीतीश जी ने पाला बदल लिया। तो आज उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया, पहले भी दे चुके हैं इस संबंध में, कि उनका आशय ये था कि महागठबंधन की सरकार को हटाएंगे तब पगड़ी खोलेंगे। तो अब तो नीतीश जी हमारे साथ आ गए, तो यानी कि महागठबंधन की सरकार हट गई, तो इसलिए हमने जाके प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी पगड़ी अर्पित कर दी और सरजू का स्नान करके पवित्र हो गए, तो चले आए। तो ये उसके पीछे की कहानी ये है। जिस तरीके से इस पूरे कहानी को प्रोजेक्ट किया गया कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को ही कुर्सी से उतारने की बात कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार कुर्सी पर अब भी काबिज हैं। सवाल ये है कि सम्राट चौधरी एक तो विफल हो गए, जो भावी सीएम बनने की रेस में थे, फिलहाल 25 के चुनाव से वो भी पीछे हट गए। प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे नहीं रहेंगे, इस पर भी सवाल है। वोट ट्रांसफर कराने की बात आई कुशवाहा समाज की, उसमें भी फेल हो गए। ये सब एक कारण रहा। नहीं, इसमें देखिए, अब तो नीतीश कुमार को उन्होंने नेता मान लिया। उस समय नीतीश कुमार के खिलाफ वो थे, क्योंकि वो दूसरे दल में थे नीतीश कुमार। मगर अब नीतीश कुमार जब एनडीए में आ गए तो स्वाभाविक रूप से एनडीए के नेता हो गए, तो इसलिए उसमें स्टैंड बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उस समय विपक्ष में थे, अब आप सत्ता पक्ष में हो गए हैं। और नीतीश कुमार को खुद उन्होंने घोषणा की कि 25 के चुनाव में भी यही नेतृत्व देंगे और हम अगली सरकार भी इन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। तो ये परिस्थिति के अनुसार से उन्होंने अपना स्टैंड बदला है। इसमें कोई ये नहीं, माने दल बदल टाइप का नहीं है, जैसा कि नीतीश जी ने दल बदल किया। तो इन्होंने, इनकी बात एक तरह से सही रही कि भाई हमने गठबंधन सरकार को हटाने का वादा किया था, तो गठबंधन सरकार हट गई, तो ये इस तर्क में भी दम है। मगर ये है कि कहते समय संयम बरतना चाहिए। कोई आप घोषणा कर रहे हैं, जिम्मेवार पद पर हैं, तो बोलने में थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है। इसका मैसेज यही है। तो ये सम्राट चौधरी की कहानी। लेकिन आज संसद का आखिरी दिन था सत्र का, और राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तो गंभीर सवाल भी उठाए और जवाब भी दिया। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं जदयू के संजय झा, उन्होंने किस तरीके से विपक्ष को घेरा, वो हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। कैसे देख रहे संजय झा ने जिस तरीके से आपातकाल की चर्चा की, 2005 की बात की, बिहार की याद दिलाई और कहा कि विपक्ष को तो संविधान पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल। और उन्होंने देखिए, कुछ लोग
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया उस पर दोनों सदनों में चर्चा हुई और हर एक दल के लोग बोले। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा बोला, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ और कम शब्दों में अपनी पूरी बात रख दी। उसमें संजय झा भी एक है, राज्यसभा में पहली बार वो गए हैं और हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया उनको जदयू का। तो उन्होंने 3 बातें कही। पहली बात ये कहे कि जातीय गणना की चर्चा बहुत हो रही है और जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में वो बहुत ज़ोर शोर से उठा रहे हैं, मगर हमने तो बिहार में इसको सबसे पहले किया। बिहार देश का पहला ऐसा प्रदेश है जिसने जातीय गणना की और उसका जो परिणाम आया उसके हिसाब से आरक्षण में वृद्धि भी कर दी। अब ये अलग बात है कि उस पर कोर्ट ने उसको रोक लगा दिया और फिर अभी सरकार गई है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और उन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, उसने वहाँ कराया मगर उसकी रिपोर्ट ही प्रकाशित नहीं की। माने रिपोर्ट की तैयार भी नहीं हुआ, अनुशंसा लागू करना तो दूर की बात है, रिपोर्ट को उसने प्रकाशित ही नहीं किया, सार्वजनिक ही नहीं किया। और उनके नेता घूम रहे हैं पूरे देश में कि जातीय गणना हो। तो ये करनी और कथनी के अंतर को उन्होंने वहाँ तथ्यों के साथ रखा सदन में। दूसरी बात उन्होंने कही कि संविधान लेके आजकल बहुत लोग घूम रहे हैं, मगर संविधान की उन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा दुर्दशा की है और संविधान की हत्या की गई है उनके कार्यकाल में, यानी कांग्रेस के शासनकाल में। उन्होंने याद दिलाया कि 2005 में बिहार में फरवरी में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो जोड़ तोड़ चल रहा था। और उस समय राज्यपाल थे सरदार बूटा सिंह जी कांग्रेस के। तो जब ये लगभग तय हो गया था कि नीतीश कुमार के साथ बहुमत हो गया है, कुछ पार्टियों का समर्थन उनको मिल गया था और अगले दिन वो सरकार बनाने का दावा पेश करने जाने वाले थे गवर्नर हाउस, तो उसके ठीक पहली रात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और विधानसभा भंग कर दी गई। विधानसभा गठित ही नहीं हुई थी मगर विधानसभा भंग कर दी गई। और उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, वो मॉस्को में गए थे, कोई किसी सरकारी यात्रा में वो गए हुए थे। तो वहाँ पर फैक्स भेज करके उनको कैबिनेट के डिसीजन का और उस पर दस्तखत करवा के फिर वो फैक्स से मंगवाया गया और ये लागू हुआ। तो ये उन्होंने कहा कि देखिए, एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार न बने बिहार में, इसके लिए कांग्रेस ने 12 बजे रात में किया। ऐसे ही 12 बजे रात में इमरजेंसी भी लागू की थी इसी कांग्रेस पार्टी ने 1975 में। और फिर फरवरी 2005 में 12 बजे रात में कांग्रेस ने बिहार में लोकतंत्र का गला घोंटा था। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि यही मामला कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और विधानसभा भंग हुई, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस हो रही थी और ये लग रहा था कि सरकार के खिलाफ जाएगा फैसला। अच्छा, केंद्र सरकार के खिलाफ, यानी कांग्रेस की सरकार, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, सरदार मनमोहन सिंह जी की। तो HR हंसराज भारद्वाज थे उस समय कानून मंत्री। तो कानून मंत्री को कांग्रेस के सीनियर नेता जो थे उन लोगों ने कहा कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिल करके ये सुनिश्चित कीजिए कि फैसला सरकार के पक्ष में आए। अच्छा। और वो चीफ जस्टिस जो उस समय थे वो उनके मित्र थे भारद्वाज जी के। तो भारद्वाज जी ने कहा कि वो हमारे मित्र थे, उनसे गए, कॉफ़ी पिए हम लोग, मगर हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम ये बात कहें, और उनके रुख से भी लग गया कि ये फैसला हमारे खिलाफ जाएगा। तो देखिए किस तरह पर्दे के पीछे से कोर्ट का भी गला घोंटने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, ये उन्होंने दिखाया। और उन्होंने कोर्ट किया, अपनी ओर से ये बात नहीं कही। हंसराज भारद्वाज ने किसी लॉ यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए बात कही थी। उस समय के लॉ मिनिस्टर, ये अरुण जेटली भी लॉ मिनिस्टर तो नहीं थे, विपक्ष में थे वो, तो लॉ मिनिस्टर तो यही थे हंसराज भारद्वाज, और अरुण जेटली भी उस समारोह में मौजूद थे। तो वो अखबारों में खबर छपी थी, उस खबर के हवाले से उन्होंने ये बात कही कि देखिए कांग्रेस और आज वही पार्टी के नेता संविधान लेके पूरे देश में घूम रहे हैं। जिन लोगों ने संविधान की सबसे ज़्यादा फजियत की, संविधान को मानते नहीं हैं, संविधान की चिंदी उड़ा रहे हैं और वही संविधान की दुहाई दे रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने कांग्रेस को
एक्सपोज कर दिया बिल्कुल। और कांग्रेस के नेताओं का चेहरा एकदम फक हो गया था राज्यसभा में, देखने के लायक था। बिल्कुल। तो ये संजय, इसीलिए ये कहा गया है कि एक बिहारी 100 पर भारी, वही संजय झा ने आज चरितार्थ कर पूरे दिया। विपक्ष पर भारी पड़ गए, उसमें तो राजद के भी सांसद वहीं पर बैठे होंगे। तो देखिए ये तो संजय झा का बयान था, लेकिन देखिए बिहार में विधानसभा के एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है रुपौली में। 10 जुलाई को वहां वोटिंग होगी, प्रचार प्रसार का दौर है। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी भी प्रचार के लिए जाएंगे। लोजपा के कई नेता रुपौली में कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन अन्य 4 सीटों पर भी अभी उपचुनाव होना है, जिसमें एक सीट आरा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली तरारी की सीट है, जहां से सुदामा प्रसाद विधायक थे 2015 में भी, 2020 में, लेकिन अब वो आरा के सांसद बन गए हैं, माले के वो कैंडिडेट थे। ऐसे में इस सीट पर उपचुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है। तो विस्तार से इसको भी समझेंगे कि आखिरकार इस सीट का समीकरण क्या है, अपडेट क्या आ रही है। रवि रंजन जी, कैसे देख रहे हैं तरारी की सीट को? देखिए 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें तरारी भी एक है। अब 2025 के चुनाव में अब बहुत ज़्यादा देरी नहीं है। नियमों के हिसाब से तो 6 महीने के अगर भीतर ही होना हो तो ये चुनाव भी नहीं होता, लेकिन अभी उसमें देरी है। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होगा। तो इस उपचुनाव को बिहार में सेमीफाइनल के तौर पर जरूर देखा जाए, माने इसका असर पड़ेगा अगले चुनाव में। तो हर पार्टी इस चुनाव को, इस जंग को जीतने की कोशिश करेगी। हालांकि निर्वाचन आयोग ने, चुनाव आयोग ने अभी घोषणा उसकी नहीं की है कि कब चुनाव होंगे, क्या होंगे, लेकिन तैयारी शुरू हो गई है। पिछले चुनाव में माने तरारी को हॉट सीट इसलिए माना जाता है कि वो इलाका जो है एक ज़माने में ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम से बहुत चर्चित था, और बिहार के माने एक बाहुबली सुनील पांडे वहाँ से 4 बार विधायक रहे। वो जब पीरो विधानसभा क्षेत्र के रूप में वो जाना जाता था, 2009 के परिसीमन में वो नाम बदला तो वो तरारी विधानसभा हो गया। तो 2000 में भी 2005 में भी सुनील पांडे जीते। 2010 के इलेक्शन में भी वो जो पहली बार जब वहाँ तरारी में चुनाव हुआ तो वो सुनील पांडे जीते। 2015 के चुनाव में सुनील पांडे की पत्नी, मैं चूँकि उन पर कोई मुकदमा चल रहा था या कुछ था, तो सुनील पांडे ने अपनी पत्नी गीता पांडे को वहाँ से चुनाव लड़ाया। और उस समय बिहार के विधानसभा चुनाव में ये रिकॉर्ड बन गया कि सबसे कम मतों से हारने वाली प्रत्याशी बनी थी गीता पांडे, जो 272 वोट से हारी थी। अच्छा। जब ये सुदामा प्रसाद वहाँ से जीत गए थे। उस चुनाव में दिलचस्प बात ये थी कि जाप माने पप्पू यादव की पार्टी ने भी वहाँ अपना प्रत्याशी दे दिया, ये रालोसपा से वहाँ प्रत्याशी दे दिया। और कौशल विद्यार्थी तो पिछले चुनाव में थे, भारतीय जनता पार्टी का तो था ही, और जदयू के प्रत्याशी के तौर पर। चुनाव में दिलचस्प हुआ कि 4 जगह पर जो लड़ाई हुई तो भूमिहार डोमिनेटिंग जो इलाके में ये सुदामा प्रसाद जो है निकल गए। वो इलाका हमेशा से ही नक्सलवादी आंदोलन का वो एक माने वहाँ पर वो केंद्र रहा है और उसको झेलता रहा है पूरा इलाका। लोजपा के टिकट पर लड़ी थी गीता पांडे लोजपा 15 में सुनील पांडे जदयू छोड़ के और लोजपा चले गए थे और लोजपा के प्रवक्ता बन गए थे। भाई तो उल्लास पांडे अभी भी उसी पार्टी में है, माने रामविलास पासवान के बेटे के चिराग पासवान के साथ वो हैं, संसदीय दल में थे, संसदीय चेयरमैन थे, अभी भी हैं। तो ये सुनील पांडे उस समय 15 में छोड़ के, जदयू छोड़ के और लोजपा ज्वाइन कर लिए थे और उसके प्रवक्ता बनाए गए थे, और उस समय उन्होंने अपनी पत्नी को वहाँ पर वो चुनाव लड़वाया। तो इस बार देखिए अगर वहाँ पर चुनाव होगा तो भूमिहार मतदाता इस बार एकजुट होंगे, क्योंकि वो गढ़ एक तरह से कह सकते हैं भूमिहार मतदाताओं का है। और कौशल विद्यार्थी को पिछले बार उनको ज़्यादा वोट नहीं मिल सके, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया था, विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता रहे थे कॉलेज स्कूल के ज़माने से ही, और उनको उसी आधार पर टिकट मिला, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि सुनील पांडे भी निर्दलीय तौर वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। सुनील पांडे का वो इलाका है, सुनील पांडे की वहाँ दबंगई चलती है।
वहाँ तो दूसरा कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता है कि चुनाव में खड़ा हो जाए। लेकिन कौशल विद्यार्थी चूंकि वो भी भूमिहार जाति के थे और उसी इलाके के रहने वाले, तो वो खड़े तो हो गए लेकिन उनको वोट नहीं मिले, और जितने वोट उन्होंने काटे उतने ही वोट से वो जीत गए, माने सुदामा प्रसाद जीत गए। तो ये है कि इस बार की लड़ाई अगर हुई वहाँ पर तो दिलचस्प होगी। सुदामा प्रसाद यानी भारतीय ये भाकपा माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी लेनिनवादी, माने ये इनका वो गढ़ है, तो वहाँ वो अपने प्रत्याशी को खड़ा करेंगे। जो उस इलाके को मैं चूँकि नज़दीक से जानता हूँ, तो दो एक कार्यकर्ता जो माले के हैं, जो एक तो अमरनाथ हैं और एक सुरेश गोप हैं। ये इन दो नामों की चर्चा हो रही है कि इस बार भाकपा माले की तरफ से इन्हीं में से किसी एक को वहाँ से प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या जदयू, वो सीट किसके नाम पर जाएगी? सुनील पांडे चूँकि चुनाव में तैयारी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और चुनाव प्रचार में वो माने एक तरह से लोगों से मिलना जुलना और जो कैंपेनिंग तो नहीं लेकिन उसको जनसंपर्क जरूर कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। वैसे इसमें एक चीज़ देख समझने वाली है कि सुनील पांडे अभी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। भले उनके भाई हुलास पांडे लोजपा के बड़े नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि एनडीए गठबंधन में, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने वहां से कैंडिडेट दिया था, कैंडिडेट बुरी तरह हारा, 12-13 हज़ार वोट मिले। सुनील पांडे दूसरे नंबर पर है, लगभग 11,000 वोटों से वो चुनाव हारे। तो सवाल वही है कि कैंडिडेट एनडीए से कौन देगा, क्योंकि जदयू 20 का चुनाव वहां से नहीं लड़ी है। जदयू नहीं लड़ी है तो हो सकता है कि लोजपा को वो सीट मिल जाए। अच्छा। और लोजपा की ओर से सुनील पांडे उम्मीदवार हो जाएं, तो ये पूरी संभावना है। हुलास पांडे भी हो सकते हैं, वो तो लोजपा में शामिल ही हैं अभी। लेकिन भाई तैयारी कर रहे हैं तो हुलास पांडे इस मैदान में आएंगे। तो हुलास पांडे के दोनों भाइयों में से कोई एक तो लड़ेगा वहाँ। सुनील पांडे तो घूम रहे हैं। हाँ, घूम रहे हैं, तो पूरी संभावना है कि लोजपा से उनको टिकट मिल जाए, एनडीए बसलते तैयार हो जाए। मगर वहाँ माले का कड़ा टक्कर होगा, क्योंकि माले कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा हुआ है। सुदामा प्रसाद संसद में चले गए हैं और जोरदार वहाँ दलीलें दे रहे हैं, एकदम उनकी भी वहाँ जय जय हो रही है। तो इसलिए वहाँ कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, माले कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा हुआ है, 2 चुनाव जीत भी रहा है। लेकिन सवाल सुनील पांडे पर आके अटक जाता है उनकी छवि को लेकर। एनडीए हमेशा साफ सुथरी छवि की बात करती है, दबंगई से दूरी की बात करती है। सुनील पांडे को एक्सेप्ट कर पाएगी? देखिए, तो वो लोजपा से लड़ेंगे। ये साफ सुथरी छवि की बात भाजपा ज़्यादा करती है, जदयू भी नहीं करती है, लोजपा भी नहीं करती है। लोजपा में तो वैसे ही नेता सब भरे हुए रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो रामविलास जी ने जो है सो वैसे लोगों को, बाहुबलियों को टिकट दिया और राजनीति में आगे बढ़ाया। तो इसलिए लोजपा वो दे सकती है टिकट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और राजनीति में तो आंख मूंदने की परंपरा रही है कि आंख मूंद के लोग गलत काम भी करते हैं। बीजेपी अपना सीट छोड़ देगी लोजपा के लिए? तो बीजेपी तो वहाँ से जीती कहाँ है? हार गई, 12,000 वोटिंग। हाँ, हार गई। तो बीजेपी के पास वो कभी सीट रही नहीं, तो इसलिए वो तालमेल में जा सकता है लोजपा के पास। या अभी तो समय है, अभी देखिए बहुत सारे समीकरण बदलेंगे, उसमें बदलाव भी हो सकता है। लेकिन सुनील पांडे को इग्नोर कोई नहीं कर सकता। नहीं करेगा, सुनील पांडे तो होंगे ही, चाहे वो पार्टी से हों किसी से या निर्दलीय हों, वो तो लड़ेंगे। उन्होंने अपना खूंटा ठोक दिया है कि वो लड़ना है, क्योंकि बहुत दिन से वो बाहर हैं, सदन किसी सदन में है नहीं, तो इसलिए उनकी भी बेचैनी है। हाँ, तो उनकी भी बेचैनी है कि सदन में आए, तो वो इसलिए तैयारी, वो अपनी ओर से तैयारी कर रहे हैं। वो ये पार्टियों को तय करना है कि उनको टिकट दें कि ना दें। टिकट दे कि ना दे, तो ये कुछ समीकरण तरारी। एक बात मैं भूल गया, वो अब्दुल कलाम साहब वाली जो बात हो रही थी, संजय झा के भाषण की जो चर्चा हो रही थी, तो अब्दुल कलाम साहब जब ये मामला कोर्ट में चला गया और पूरे देश में आलोचना हुई, तो अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे उस समय, वो बड़े व्यथित हुए। वो तो राजनीतिज्ञ थे नहीं, उनकी चमड़ी मोटी नहीं थी, तो वो बड़े व्यथित हुए और उनके मन में विचार आ रहा था कि हम इस्तीफा दे दें, राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दें। यहाँ तक वो तैयार पूरे हो गए कि हम इस्तीफा कर देंगे। ये बात मनमोहन सिंह को भी पता चल गई, प्रधानमंत्री थे, तो मनमोहन सिंह ने उनसे मिल करके पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि आप इस्तीफा मत दीजिए, नहीं तो सरकार की बड़ी बदनामी होगी और सरकार गिर जाएगी, देश में संकट हो जाएगा। तो इसलिए आप इस्तीफा मत दीजिए, हमारा अनुरोध है आपसे। सोनिया गांधी का भी अनुरोध गया था। तो देश हित को देखते हुए
कलाम साहब ने अपना फैसला बदल दिया और इस्तीफा नहीं दिया। ये बात कलाम साहब ने अपने जीवनी में लिखी है, अपनी आत्मकथा में उन्होंने ये किस्सा लिखा है और उसी किस्से को आज संजय झा ने राज्यसभा में पढ़ के सुनाया कि उन्होंने ये लिखा है अपने जीवनी में। हाँ। तो ये विपक्ष की बोलनी और कथनी में, मतलब कथनी और करनी में कितना फर्क है, वो सब कुछ आज संजय झा ने राज्यसभा में खोल कर रख दिया और बता दिया कि किस प्रकार से कब क्या कुछ कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। लेकिन इन सब के अलावा जो आज बिहार में राजनीतिक घटनाएं रही, जिस प्रकार से पुल गिरने का सिलसिला आज भी देखने को मिला, उस पर भी हमने बात की। और तरारी विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है, तो उस सीट के समीकरण किस प्रकार से बैठ रहे हैं, पहलवान कौन हो सकते हैं और पार्टी कौन लड़ सकती है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे थे। आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।